दोस्तों नमस्कार। कुछ समय पहले तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव एक दिलचस्प तरीके से होगा, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव है वो एक तरफा होने जा रहा है और अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी की न सिर्फ हार होगी बल्कि एक बहुत बेइज्जतीपूर्ण हार होगी और उस हार के बाद संभवतः वो अमेठी की जनता को फेस नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से अपनी कमर कस रखी है। वहाँ पर पहले से ही प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत जैसे राजनीति के माहिर लोग एक तरीके से कैंप करके बैठे हुए हैं, ज़मीन पर पूरे तरीके से सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर आज अमेठी के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का एक संयुक्त जनसभा हुआ, एक रैली हुआ, जहां पर दोनों नेताओं ने उस रैली को संबोधित किया और केएल शर्मा के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो अखिलेश यादव के ऊपर है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं और अपने भाषण में अखिलेश यादव ने न सिर्फ इंडिया अलायंस के मुद्दों पर बात की बल्कि स्मृति ईरानी के ऊपर उन्होंने बहुत व्यंग भी किया, कटाक्ष भी किया और इसीलिए हमारा फोकस अखिलेश भैया रहेंगे। और इसीलिए जितने भी मेरे समाजवादी साथी हैं उन सभी से ये अपील है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी ज़रूर बढ़ाइए। शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव जब मंच पर आए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जो है वो तुलनात्मक रूप से की। एक तरफ स्मृति ईरानी और दूसरे तरफ केएल शर्मा। स्मृति ईरानी को उन्होंने एक अभिनय के रूप में पेश किया कि ये जो लोग हैं बीजेपी के लोग, ये अभिनय करने में इनको बहुत महारत हासिल है और बहुत ये ड्रामा करते हैं, बहुत नौटंकी करते हैं। प्रधानमंत्री को भी आप जानते ही हैं नरेंद्र मोदी को कि बात बात में रोने की एक्टिंग करने लगते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी का संबंध अभिनय से जोड़ करके लोगों के सामने रखा। दूसरी तरफ केएल शर्मा को उन्होंने जनता के समक्ष इस रूप में रखा और ये हकीकत भी है कि केएल शर्मा जो हैं वो अमेठी के लिए एक बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। पिछले 40 सालों से वो अमेठी में काम कर रहे हैं, रायबरेली में काम कर रहे हैं और वहाँ का एक एक गली, एक एक गांव, एक एक मोहल्ला वो बहुत बाखूबी जानते हैं। वहाँ के लोग भी केएल शर्मा को जानते हैं। तो जो व्यक्ति इतने सालों से, पिछले 40 सालों से निस्वार्थ रूप से वहाँ पर लोगों की सेवा कर रहा है, सोचिए कि अगर आप उसको चुन करके अपना एमपी बना करके संसद के अंदर भेजेंगे तो आपके लिए वो किस कदर काम करेगा, आपके लिए कितना वो समर्पित होगा, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कटाक्ष किया। आपको पता है कि स्मृति ईरानी किस तरीके से, एक समय था जब गैस सिलेंडर लेकर के और प्रदर्शन करती फिरती थी, धरना देती रहती थी कि गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। उस समय 300-400 रुपये का गैस सिलेंडर आता था यूपीए के टाइम में और उस वक्त स्मृति ईरानी ने ये वादा किया था लोगों से, अमेठी के लोगों से भी ये वादा किया था कि हम जो है गैस सिलेंडर यहाँ पर 300 रुपया का देंगे। लेकिन आज उस सिलेंडर की स्थिति क्या है ये हिंदुस्तान में किसी से छुपा हुआ नहीं है। 1000 रुपये, 1100, 1200 रुपये तक का वो सिलेंडर गैस का मिल रहा है। उसी चीज़ को लेकर के अखिलेश यादव ने व्यंग किया कि सिलेंडर वाले अब सरेंडर कर रहे हैं। अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं, मतलब कि अब वो उनका खेल जो ख़त्म हो चुका है। और इसी से संबंधित स्मृति ईरानी का जो वादा था उसी से संबंधित दूसरा कटाक्ष अखिलेश यादव का चीनी को लेकर के था। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने वादा किया था वहाँ के लोगों से कि आपके गन्ने का सही मूल्य मिलेगा और साथ ही वहाँ के लोगों को 13 रुपये किलो चीनी भी मिलेगा, ये स्मृति ईरानी ने प्रॉमिस किया था अमेठी के लोगों को। लेकिन वहाँ पर स्थिति अभी क्या है, वहाँ के पूरे देश में ही आप स्थिति देखिए कि चीनी की स्थिति क्या है। इस चीज़ को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से व्यंग और कटाक्ष अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी को लेकर के किया।
जो राहुल गांधी है वो उनको आप नहीं देखेंगे कभी भी किस तरीके से वो स्मृति ईरानी के ऊपर कटाक्ष करे। स्मृति ईरानी के बारे में वो बोलते ही नहीं है और इसीलिए संभवतः अखिलेश यादव ने ये बेड़ा उठाया कि आप नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं बोलूँगा, मैं स्मृति ईरानी के ऊपर कटाक्ष करूँगा, व्यंग करूँगा। और इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो बोली। इतना ही, यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जब यूपी के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है तो ये 1 और 1 11 बनने जा रहा है और इस गठबंधन के बदौलत जो बीजेपी है वो 9-2 11 होने वाली है। और स्मृति ईरानी बम्बई का टिकट कटा लें क्योंकि इस बार उनको अमेठी में वोट नहीं मिलने वाला है, उनको वापस जो है वो बम्बई ही जाना पड़ेगा और स्मृति ईरानी अब स्मृति बन जाएंगी, है ना। स्मृति का मतलब होता है कि याद बन जाएंगी, है ना। तो स्मृति ईरानी अब स्मृति ही बन जाएंगी, याद बन जाएंगी, वास्तविकता में अब नहीं रह पाएंगी, उनकी कोई राजनीतिक वजूद नहीं रह पाएगा इस बार अमेठी से चुनाव हारने के बाद में। बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया। और इसके बाद चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव जो 4 चरणों में संपन्न हो चुका है आपको पता है, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कुछ बातें कही कि 4 चरणों के चुनाव के बाद जिस तरीके के रुझान और रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं उससे ये साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि बीजेपी 4 चरणों के बाद चारों खाने चित हो चुकी है। और इसीलिए अब बीजेपी वाले 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। एक और चीज़ उन्होंने कहा, बड़ा मज़ेदार कहा कि ये 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे थे कि इनको 543 टोटल जो लोकसभा की सीट है वो 543 है, तो 543 में से 400 अगर माइनस कर देंगे तो 143 आता है। तो दरअसल ये इसीलिए करते कि हम लोग 400 पार जो है उसके बाद 400 के बाद वाला हम लेकर आएंगे, मतलब कि 143 ही हम लेकर के आएंगे। और इस बार हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने ये तय कर लिया है कि भाजपाइयों को 140 सीट के लिए भी तरसा देंगे, ललचा देंगे। इस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बातों को वहाँ पर रखा। और इसके अलावा जो है उन्होंने वहाँ पर जो भीड़ थी, जो लोग थे, उन सभी से ये अपील किया कि आप जो के.एल. शर्मा हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाइए और उनको विजयी बना करके, उनको जिता करके और संसद के अंदर भेजिए। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ इनका स्मृति ईरानी को लेकर के एक व्यंग था, एक कटाक्ष था। इसके अलावा उन्होंने तमाम जो इंडिया अलायंस के मुद्दे हैं और इस देश के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, इस देश की जनता से जुड़े हुए जो जेन्युइन मुद्दे हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने काफ़ी बातें की। जैसे किसानों को लेकर के, किसान के जो मुद्दे हैं उस पर उन्होंने बात किया। नौजवान जो बेरोजगार हैं, अग्निवीर जो हैं, उनको लेकर के बात किया। जो पेपर लीक की समस्या होती है उसको लेकर के बात किया। महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, मोटरसाइकिल, साइकिल, तमाम जो चीज़ें वो कैसे महंगी हो रही है, उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने अपनी बात कही। और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान को लेकर के भी अखिलेश यादव ने अपने भाषण के दौरान बात की। टोटल जो उनका भाषण था एक बहुत ही सदा हुआ भाषण था और पूरे तरीके से बीजेपी के ऊपर और स्मृति ईरानी के ऊपर एक तरीके से हमलावर होकर के उन्होंने भाषण दिया। और उसमें कोई भटकाव नहीं था, उसमें बीजेपी के नेताओं की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह कोई हवाई बातें नहीं थी। बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई बातें थी, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातें अखिलेश यादव ने की अपने पूरे भाषण के दौरान। ये जो था, इस पूरा जो भाषण था वहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, तो उसमें अखिलेश यादव को लेकर के ये मैंने बातें आपको रखी। उन्होंने जितनी ये भाषण दिया वहाँ पर, जितनी ये बातें बोली, उसका एक निचोड़ मैं आपके सामने रखने का कोशिश किया। अब थोड़ा सा 1 मिनट और मैं आपका समय लूँगा और राहुल गांधी को लेकर के मैं 1-2 चीज़ें वहाँ पर कहूँगा। बहुत लंबा हालांकि उन्होंने भाषण दिया, लेकिन पूरी बातें यहाँ पर हम नहीं शेयर करेंगे, बल्कि कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है उसको ज़रूर आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले राहुल गांधी ने ये बताया कि जब मैं पहली बार अमेठी आया था तो उस समय संभवतः 10-12 साल का था। अपने पिता राजीव गांधी के साथ मैं यहाँ पर आया था। उस वक्त को मतलब बीते हुए लगभग 42 साल हो चुके हैं और इसीलिए मैं अगर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अमेठी मेरा नहीं है। अमेठी से मेरा उतना ही रिश्ता है, उतना ही नाता है जितना रायबरेली से, और मैं अमेठी के लिए भी उतना ही करूँगा जितना कि रायबरेली के लिए मैं करूँगा। अगर रायबरेली के विकास के लिए अगर मैं 10 रुपया दूंगा
तो अमेठी के विकास के लिए भी 10 रुपया ही खर्च किया जाएगा। जो काम मैं रायबरेली के लिए करूँगा वही चीज़ें अमेठी के लिए भी होगी, क्योंकि ये दोनों ही जो सीट हैं वो कांग्रेस पार्टी का पारिवारिक सीट है, पारंपरिक सीट है, और इन दोनों ही सीटों से कांग्रेस पार्टी का एक बहुत लगाव है, आत्मीयता है, एक स्नेह है, पारिवारिक रिश्ता है, और इसीलिए दोनों सीटें अलग नहीं हैं। ये गांधी परिवार की जिम्मेदारी वाली सीटें हैं। ये इस चीज़ से लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया। इसके बाद उन्होंने एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ कही मोदी जी के इंटरव्यू को लेकर के, है ना, क्योंकि बाकी जो मुद्दे हैं वो तो अक्सर बोलते ही रहते हैं। इस भाषण के अंदर एक मोदी जी के इंटरव्यू को लेकर के उन्होंने जिक्र किया कि आजकल मोदी जी इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं, और उस इंटरव्यू की जो सच्चाई है वो उन्होंने वहाँ पर लोगों से बताने की कोशिश करी। और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के बातें चल रही है कि नरेंद्र मोदी आजकल जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो इंटरव्यू दरअसल एक मतलब प्रोपेगेंडा है कह लीजिए, या एक पहले से स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं कि पूरी तरीके से उसके स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उसके क्वेश्चन तैयार किया जाता है, उसका आंसर तैयार किया जाता है, और पूरा एक तरीके से जैसे फिल्म का डायरेक्शन होता है, और एक्टर को ये डायरेक्टर जो होता है वो एक्टर को बताता है कि यहाँ पर आपको इस तरीके से बोलना है, यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्रेशन देना है, उस तरीके से ये पूरी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद उतना ही नहीं, उसके बाद उसकी एडिटिंग भी होती है बाकायदे, और उस पूरे इंटरव्यू का एडिटिंग किया जाता है। उसमें से जो चीज़ें दिखाने लायक होती है सिर्फ उसी को दिखाया जाता है, और इसके बाद उसको न्यूज़ चैनल्स को भेज दिया जाता है कि भैया इसको अब तुम लोग दिखाना शुरू कर दो। मतलब क्या है कि जो इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर जो गोदी मीडिया के 3-3, 4-4 पत्रकार आपको दिखाई देते हैं अलग अलग शक्लें बना करके, वो सिर्फ वहाँ पर शक्ल बनाने के लिए ही जाते हैं। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है, उनको कोई दिमाग नहीं लगाना है कि सवाल कैसे पूछना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है। उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। पूरा जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है सोशल मीडिया की, है ना, वो सब करती है। कैमरा उनका होता है, एडिटिंग करने वाला उनका होता है, सवाल उनके होते हैं, जवाब उनके होते हैं, तमाम चीज़ें उनकी होती है। तो मतलब ये सब एक पहले से डिसाइडेड होता है सब कुछ, और उसी को नरेंद्र मोदी जा करके, क्योंकि वहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं, तो इसीलिए एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे हैं बात को, है ना। तो उसको एक तरीके से पूरी तरीके से ये स्क्रिप्टेड होता है, पहले से सवाल भी तैयार है, जवाब थे। इस चीज़ का भंडाफोड़ पोल खोल किया राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान, और लोगों को समझाया कि इस इंटरव्यू के पीछे दरअसल खेल क्या है। क्योंकि पब्लिक को जनरली कई बार ऐसा होता है कि पर्दे के पीछे की चीज़ें उनको कई बार पता नहीं चल पाती है, तो उसी को यहाँ पर राहुल गांधी ने लोगों के समक्ष रखने की बात की है। इसके अलावा अपने पूरे भाषण में उन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं वो उन सब चीज़ को रखा जनता के सामने कि इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी तो हम लोग आपके विकास के लिए क्या क्या करेंगे, किस तरीके के आपको लाभ पहुंचाएगा। फूड पार्क बनाया जाए, किसान, मजदूर, गरीब, युवा, महिला, उनका जो महालक्ष्मी योजना है उस चीज़ को लेकर के उन्होंने बात की। संविधान को लेकर के उन्होंने बात की, और किस तरीके से संविधान का सुरक्षा आपके लिए ज़रूरी है, इसका महत्व भी उन्होंने लोगों को समझाया कि संविधान अगर ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपका जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको जो हक है, आपका जो अधिकार है वो छीन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए संविधान की सुरक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए, है ना। तो ये तमाम उनके भाषण का एक तरीके से निचोड़ मैंने रखा, क्योंकि पूरी बात अगर रखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, और उसके लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा एक सारांश के रूप में उनकी बातों को और जो अखिलेश यादव उनकी बातों को रखा। लेकिन निष्कर्ष यही है कि अमेठी के अंदर इस बार जो चुनाव होने वाला है वो ऐसा होने वाला है कि उससे न सिर्फ स्मृति ईरानी की हार होगी, न सिर्फ स्मृति ईरानी का एक तरीके से बेइज्जती होगा, बल्कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो बीजेपी है, जो अमित शाह हैं, उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। इस तरीके का माहौल अमेठी के अंदर दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के अंदर भी असंतोष है स्मृति ईरानी को लेकर के, और वो स्मृति ईरानी को हराने के लिए ऐसा लग रहा है कटिबद्ध हो चुके हैं, प्रतिबद्ध हो चुके हैं, और ऐसा उनको एहसास है कि स्मृति ईरानी को वोट दे करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और उसी गलती को अब सुधारने का मौका है। और राहुल गांधी का एक सिपाही कह लीजिए, वो स्मृति ईरानी को इस बार अमेठी में हराने जा रहा है। इंतज़ार कीजिए 4 जून का। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।